हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र पांडे। स्टडी IQIAS हिंदी चैनल पे आपका स्वागत है। बिल्कुल जुड़े भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आप हैं, जो कि महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सीरीज के नाम से है। बिल्कुल जुड़ जाएं आप सभी लोग और आइए क्लास शुरू करते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के रूप में हम लोग इस सीरीज को देख रहे हैं और आज हमें लगता है कि एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमें देखने की जरूरत है, जो कि है अनुच्छेद 22। इस बार यूपीएससी 2023 के प्रारंभिक परीक्षा में इस अनुच्छेद से सवाल था, इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये वाकई में अनुच्छेद महत्वपूर्ण है और हमेशा से यहाँ से सवाल आते रहे हैं अलग अलग रूपों में। इस बार अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि यहाँ से 2 सवाल थे, आर्टिकल 22 से 2 सवाल थे, क्योंकि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ही डिटेंशन लॉ, जो निवारक निरोध विधियां होती हैं, उसके संबंध में भी प्रश्न था। पोटा के संबंध में प्रश्न था, तो पोटा डिटेंशन लॉ के अंतर्गत आता है और आप जानते हैं कि पोटा वर्तमान में समाप्त हो चुका है। बावजूद इसके अगर पोटा से सवाल पूछा जा रहा है तो वो इंटेंशनली डिटेंशन लॉ को जानने का प्रयास कर रहा है और उसमें पूछा गया कि अगर पोटा के अंतर्गत भी अगर किसी व्यक्ति ने अगर किसी पुलिस के समक्ष कोई गवाही दी है तो क्या वो कानून में मान्य होगा। ऐसी बातें पूछी जा रही हैं जो डिटेंशन लॉ को पढ़ाते समय देखा जाता है अनुच्छेद 22 में। साथ ही साथ ये पूछा गया था कि अनुच्छेद 22 में जो उपचार मिले हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति जो किसी दुश्मन देश का नागरिक है और उसे अगर या डिटेंशन लॉ में गिरफ्तार किया जाता है तो क्या राज्य उन उपचारों से मुक्ति दे सकता है, उन उपचारों से छूट देगा उसको कि वो उपचार नहीं मिलेंगे। बिल्कुल हाँ, 22 का 3 है, 22 के 3 का ए और 22 के 3 के बी में ये लिखा हुआ है। 22 थर्ड ए 22 थर्ड का बी, उसमें ये लिखा हुआ है। तो ये सारे सवाल आप देखेंगे जो इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था 2023 में, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि वाकई में महत्वपूर्ण अनुच्छेद है भाई। 18 सवाल मात्र पूछे गए संविधान से कुल, और कुल 18 सवालों में 2 सवाल केवल एक अनुच्छेद से। वाकई में महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए। अनुच्छेद को शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा आपके मतलब की, जो कि बहुत ही जरूरी है। आप चाहते हैं कि आपके मतलब की बातें हो, तो कई बार लगता है कि सर ये आपके मतलब की तो नहीं है। दोनों के मतलब की बात कर लेते हैं। स्टडी IQ का P2I बैच, जिसको प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच के नाम से हम लोग जानते हैं, ये 30 जून को खत्म हो चला था, जो कि इवनिंग बैच था। बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू किया कि सर अभी भी हमें P2I मिल सकता है क्या। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया था कि मॉर्निंग बैच शायद आए और उस मॉर्निंग बैच में आपको मिल जाएगा। तो मॉर्निंग बैच आ चुका है। 10 जुलाई से ये बैच आपका स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड सीट्स है, क्योंकि इस बैच में आवासीय प्रोग्राम स्टडी IQ आपको उपलब्ध कराता है। आवासीय प्रोग्राम का मतलब है कि अगर आप प्रारंभिक परीक्षा पास करते हैं तो मुख्य परीक्षा की संपूर्ण तैयारी, साक्षात्कार के लिए अगर आप अपेयर होते हैं तो उसकी पूरी तैयारी दिल्ली में रह के, रहना, खाना, किताब, बुक्स, पढ़ाई लिखाई, ऑफलाइन मॉडल में सब स्टडी IQ कराता है। तो ये खासियत है इस बैच की, इसलिए इस बैच की सीटें लिमिटेड है। 10 जुलाई से जब तक बैच स्टार्ट होगा तब तक शायद बहुत सारे एडमिशन होंगे, शायद सीट फुल हो जाए, तो इसलिए आप अपना एडमिशन फटाफट कर सकते हैं। 29,999 ये फीस है और P2I बैच के पिछले बैच की भी फीस यही थी, तो फीस में कोई चेंजेस नहीं है। आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बस आपको सुबह सुबह पढ़ने की आदत डालनी होगी। अमृत सर ने किया था ये वाला प्रोग्राम कि सुबह सुबह पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 8 बजे से 11 बजे के बीच में ये कक्षाएं आपकी होंगी। तो बहुत सारे छात्र हैं जो उठते देर से हैं, तो अब इतना कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। अगर आप टारगेट 2024 बना के चल रहे हैं, अगर यूपीएससी 2024 में आप अपना फाइनल नाम देखना चाहते हैं परिणाम में, तो आपको इस बैच के साथ जुड़ना चाहिए। साथ ही साथ 5 तारीख तक अगर आपने एडमिशन लिया होता तो आपको अनिल स्वरूप सर, जो कि रिटायर IAS हैं, आपको इनकी ये जो मोटिवेशनल बुक है ये अलग से फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अभी भी समय है, ले लीजिए, मांग कर लीजिएगा कि सर मुझे बुक भी दे दिया जाए, शायद आपको बुक मिल भी जाए। चलिए तो आज शुरू करते हैं। आपके मतलब की बात हो गई। AP लाइव कोड है, ये इस्तेमाल करेंगे तो 29,999 होगा, अन्यथा फीस आपको 70,000 दिखाएगा।
कोई भी आपको कॉल करके बताए कि स्टडी IQ से बोल रहे हैं और मेरा कोड का इस्तेमाल कर लो आप, तो नहीं करना। AP लाइव कोड का इस्तेमाल करना। व्यक्तिगत मार्गदर्शन के लिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी एडमिशन आपको लेना है स्टडी IQ पे तो आप AP लाइव कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमरेंद्र पांडे नोट्स, ये टेलीग्राम चैनल है मेरा, उस पर जुड़िए और वहाँ से जुड़ने के बाद फिर आप रीच आउट कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप जुड़ सकते हैं। चलिए आज के महत्वपूर्ण अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 22 और अनुच्छेद 22 कहता है कि कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी, ये जो नज़रबंदी की बात है, ये नज़रबंदी निवारक निरोध है, निवारक निरोध विधियां हैं नज़रबंदी के रूप में। तो नज़रबंदी से और गिरफ्तारी से संरक्षण की बात की गई है। तो दो तरीके की गिरफ्तारियां हैं, ये आपको पढ़ के देख के लग गया होगा। एक गिरफ्तारी सामान्य कानूनों की है, सामान्य कानूनों की गिरफ्तारी है, सामान्य कानूनों की गिरफ्तारी है। और दूसरी नज़रबंदी है, ये निवारक निरोध, निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत की बात है, निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत बात है। ठीक है, दो बातें हैं। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 कहता है कि जब आपको कभी गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी दशा में आपका अपने पास बचाव के लिए क्या फंडामेंटल राइट्स है, व्यक्ति अपने वैयक्तिक अधिकारों का बचाव कैसे कर सकता है। तो ध्यान रखिए, कई बार आपको लगता है कि अनुच्छेद 22 एक अलग बात है, अनुच्छेद 21 एक अलग बात है। तो अनुच्छेद 21 का पूरक है अनुच्छेद 22, है ना। अनुच्छेद 21 का पूरक है अनुच्छेद 22। आर्टिकल 21 में आपने क्या पढ़ा था, जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा। अब देखो यहाँ पे गिरफ्तार जब व्यक्ति किया जाता है तो गिरफ्तार में उसको ही तो गिरफ्तार किया जाता है सशरीर। जैसे ही आप सशरीर गिरफ्तार कर लेते हैं उसकी वैयक्तिक स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आपको गिरफ्तार किया जाता है या आपको नज़रबंद किया जाता है तो ऐसी दशा में आपकी वैयक्तिक स्वतंत्रता के संरक्षण के लिए आपके पास क्या फंडामेंटल राइट्स हैं, आपके पास क्या मूल अधिकार हैं, ये यहाँ बताने का प्रयास है। तो आपके मूल अधिकारों को यहाँ बताने के संबंध में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें। लेकिन आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर सामान्य कानून की गिरफ्तारी तो हमें पता है, लेकिन ये जो नज़रबंदी वाली बात है, जो निवारक निरोध विधियों वाली बात है, जो डिटेंशन लॉ वाली बात है, ये थोड़ा सा समझा दें। अगर ये थोड़ा सा समझा देंगे तो गिरफ्तारी थोड़ी समझनी आसान हो जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, इसको थोड़ा सा समझें। डिटेंशन लॉ, निवारक निरोध विधियां, ये एक विशेष कानून होते हैं। निवारक निरोध विधियों की बात करें तो निवारक निरोध विधियां, देखिए निवारक निरोध विधियों की बात करें, अगर निवारक निरोध विधियां, इनको डिटेंशन लॉ बोलते हैं, डिटेंशन लॉ बोलते हैं। ये विशेष कानून होते हैं, विशेष कानून, विशेष कानून। और इन कानूनों की बनाने की जिम्मेदारी जो है वो संसद के पास है और राज्य विधानमंडल के पास है। राज्य विधानमंडल, राज्यों के संबंध में राज्य विधानमंडल इस प्रकार के कानूनों का सृजन कर सकते हैं और पूरे देश के लिए ऐसे कानूनों का सृजन जो है वो पार्लियामेंट, संसद हमारी करती है। ये क्या विशेष कानून है, तो हमारे यहाँ कुछ विशेष प्रकार के अपराध हैं, कुछ विशेष प्रकार के अपराध हैं, अपराध हैं, अपराध, विशेष प्रकार के अपराधों की प्रकृति है ना। और इन अपराधों को हमारे सामान्य कानूनों के द्वारा रोका नहीं जा पाता है या संरक्षित नहीं किया जा पाता है। इनको संरक्षित करने के लिए कुछ विशेष प्रकार के प्रक्रिया होनी चाहिए, जैसे क्विक प्रक्रिया होनी चाहिए। और किसी को गिरफ्तार किया गया तो उसके संबंध में उससे पूछताछ हो पाए, पुलिस हिरासत बड़ी होनी चाहिए, न्यायालय की अनुमति नहीं लेनी चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ थोड़ा कम लगना चाहिए, और एस्टेब्लिश बाय लॉ थोड़ा कम लगना चाहिए, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में काम हो जाना चाहिए। तो कुछ इस तरीके से विशेष प्रकार के अपराधों के लिए विशेष प्रकार के कानून। उदाहरण के लिए जैसे कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधि है, राष्ट्र विरोधी गतिविधि में लिप्त है, आंतरिक सुरक्षा से संबंधित गतिविधि में लिप्त है, या कोई आतंकवादी है, आतंकवादी है। अब आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए सामान्य कानून कहीं न कहीं थोड़े कम पड़ जाते हैं, कहीं न कहीं जो सामान्य कानून है थोड़े कमजोर से प्रतीत होते हैं। क्यों? क्योंकि आतंकवादी गतिविधियों में बहुत बार हम लोगों ने देखा कि आतंकवादी इस बात से नहीं डरते थे भारत में किसी प्रकार के अपराध को करने से। उनको लगता था कि अपराध करो, सरेंडर कर दो,
फिर वो हमें गिरफ्तार करेंगे, चार्जशीट बनाएंगे, कोर्ट ले जाएंगे 24 घंटे के भीतर, फिर कोर्ट जो है फिर हमें न्यायिक हिरासत दे देगी, फिर उसके बाद हम न्यायपालिका में पड़े रहेंगे, वकील मिलेगा, वकील रखेंगे, और ऐसे ही केस 10 साल तक चलेगा। तब तक 1-2 वारदात और हम लोग जेल में रह के भी कर सकते हैं, और हमें कोई फांसी वांसी तुरंत होगी नहीं, फांसी की सजा भी हो जाएगी तब पर भी 10 वर्ष लगेगा, हम उसको टाल सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की प्रक्रिया थी, और इस तरीके की प्रक्रिया में डर खत्म हो गया था। इसलिए ऐसी गतिविधियों से निपटने के लिए राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां, आर्थिक अपराध जो तस्करी है, इस तरीके के जो गंभीर जघन्य प्रकार के अपराध हैं और जो बड़े संगठित हैं, बड़े स्तर पे होते हैं, जिनका प्रभाव बड़ा होता है, ऐसे अपराधों से निपटने के लिए शायद हमारे सामान्य कानून थोड़े कमजोर से प्रतीत होते हैं। तो ऐसी स्थिति में संसद को, राज्य विधानमंडल को अपने आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विशेष कानून बनाने का अधिकार है, और वो जो विशेष कानून होते हैं वो विभिन्न रूपों में आपको देखने को मिल जाते हैं, विभिन्न प्रकार के उदाहरणों में आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बहुत सारे नाम आपने सुने होंगे। एक नाम सुना होगा आपने रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कहते हैं। इसके पहले आपने एक का नाम सुना था पोटा। इसी तरीके से दूसरा एक नाम सुना था आपने टाडा, एक नाम सुना था आपने फेरा, एक नाम सुना है आपने फेमा, एक नाम सुना है आपने यूपी कोका, एक नाम सुना है मकोका, महाराष्ट्र क्राइम कंट्रोल, है ना। तो इस तरीके के बहुत सारे कानूनों के नाम आपने सुने हैं। ये जो कानून होते हैं ये विशिष्ट कानून है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के अंतर्गत, आतंकवादी गतिविधियों के लिए, आर्थिक अपराधों के लिए, है ना। ये उत्तर प्रदेश ने बनाया अपने यहाँ क्राइम कंट्रोल के लिए, महाराष्ट्र ने बनाया मकोका अपने यहाँ क्राइम कंट्रोल के लिए, पोटा 2003 में बनाया गया था, 2008 में समाप्त कर दिया गया, क्योंकि पोटा आतंकवादी गतिविधियों, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए, टाडा इसी तरीके से राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए। टाडा में संजय दत्त को, आपको पता है संजय दत्त को जो गिरफ्तारी हुई थी और जो उनको सजा मिली वो टाडा कानून के अंतर्गत मिली। सोचो टाडा कानून में अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता तो शायद इतने बड़े सेलिब्रिटी थे, इतना प्रभाव था, शायद सजा ही नहीं होती। तो ये विशेष प्रकार के कानूनों को बनाने का अधिकार जो है वो संसद रखती है, राज्य विधानमंडल रखता है, और इन कानूनों के माध्यम से विशेष प्रकार के अपराधों को रोकने का प्रयास करता है। और विशेष प्रकार के अपराध रोकने के लिए प्रक्रिया भी क्या होनी चाहिए, विशिष्ट होनी चाहिए। जैसे इन प्रकार के जब कानून बनाए जाते हैं तो इन प्रकार के कानून में जो न्यायिक प्रक्रिया होती है, न्यायिक प्रक्रिया वो भी विशिष्ट होती है। विशेषकर जैसे बड़े स्तर के अधिकारी जो है वो गिरफ्तारी करेंगे, फिर गिरफ्तारी के बाद सीधे जो इनका विशिष्ट न्यायाधीश होगा उसके माध्यम से इनकी जो है पुलिस हिरासत दी जाएगी, इनसे कायदे से पूछताछ हो जाएगी, और न्यायिक प्रक्रिया फास्ट ट्रैक कोर्ट के रूप में किया जाएगा, है ना। तेजी से जो न्यायिक प्रक्रिया है वो एक तय डेट के भीतर, तय समय के भीतर न्यायिक प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी दंड जो है वो दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा कि जो विशेष प्रकार के संगठित अपराध हैं उनको करने वालों के भीतर डर उत्पन्न होगा, और उनको पता है कि यहाँ पर प्रभाव काम नहीं करता, यहाँ पे देरी काम नहीं करती, लालफिताशाही नहीं होगी। यहाँ पे अगर आपने इस कानून के भीतर आपको गिरफ्तार कर लिया गया तो कोई भी नेता, राजनेता, कोई भी प्रभावी व्यक्ति आपके संरक्षण में नहीं आएगा, और आपको सजा होके ही रहेगी, और उस सजा के लिए भी एक ड्यूरेशन, एक टाइम तय है। मतलब अगर फांसी है 6 महीने में तो हो ही जाएगी, दे दरा के छुट्टी हो जाएगी, ध्यान रखिए। तो ये विशिष्ट कानून विशेष प्रकार के अपराधों के लिए रोकने के लिए होता है। हाँ, इसकी कुछ कमियां भी हैं। इसकी कमियां ये हैं कि अक्सर इस प्रकार के कानूनों का उपयोग जहां हमें विरोधियों पे, जहां हमें दुश्मनों पे, जहां हमें अपराधियों पे करना होता है, कई बार सरकारें अपनी राजनीतिक लाभ के लिए इनका उपयोग अपने विरोधियों पर करते हैं। पोटा इसका जीता जागता उदाहरण है। पोटा में जितने भी लोगों के ऊपर पोटा लगाया गया था 3 से लेके 8 तक, लगभग किसी के ऊपर भी पोटा सिद्ध नहीं हुआ कि वाकई में वो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था, जबकि 1900 से ज्यादा लोगों पे पोटा लगाने का काम किया गया था। तो इस तरीके के दुरुपयोग के कारण
पोटा को खत्म करना पड़ा, टाटा को खत्म करना पड़ा। तो ये थोड़ी सी इसकी समस्या है, लेकिन विशिष्ट प्रकार के अपराधों के लिए इससे अतिरिक्त कोई दूसरी प्रक्रिया भी नहीं होती। तो इसके अंदर जब गिरफ्तारी होती है तो इन गिरफ्तारियों में अगर आपको रासुका में गिरफ्तार किया गया तो उसको नजरबंदी जो ऊपर लिखा था उसको डिटेंशन लॉ के अंतर्गत गिरफ्तारी कहते हैं, और वो गिरफ्तारी सामान्य गिरफ्तारी से अलग है। असल में वो नजरबंदी ही है, नजरबंदी ही है। मतलब आपको जरूरी नहीं है कि थाने में रखा जाए, गिरफ्तार करने के बाद आपको हो सकता है आपके घर में ही आपको डिटेन कर दिया जाए, आपके घर में ही आपको रोक दिया जाए और घर ही आपके लिए गिरफ्तारी की जगह हो, या आपको किसी विशेष जगह रखा जाए, किसी से मिलने न दिया जाए। और ऐसा कब तक चल सकता है? बिना न्यायालय की अनुमति से लगभग 3 महीने तक, लगभग नहीं 3 महीने तक, अधिकतम 3 महीने तक आपको नजरबंद रखा जा सकता है बिना न्यायालय की अनुमति से। अर्थात आपको प्रत्यक्ष नहीं किया जाएगा कोर्ट के सामने, 3 महीना तक जो है आप हिरासत में रह सकते हैं बिना किसी न्यायालय की अनुमति के। तो इसको हम नजरबंदी ही कहेंगे, और ये नजरबंदी कहीं भी राज्य अपने किसी विशेष स्थान पे कर सकती है या आपको आपके घर में भी नजरबंद किया जा सकता है। तो इसको नजरबंदी जैसा देखा जाता है, डिटेंशन लॉ। और इसकी प्रकृति जो होती है वो अपराध करने से पहले ऐसे अपराध को रोकने के लिए होता है। जरूरी नहीं है कि आप अपराध कर लें तभी ये कानून आपके ऊपर लागू होता है। बहुत बार अपराध की संभावना पर भी इन कानूनों का उपयोग किया जा सकता है। अब वापस आते हैं सामान्य गिरफ्तारी से और अनुच्छेदों की संख्या से पढ़ना शुरू करते हैं। आर्टिकल 20 के भीतर बहुत सारे, 22 के भीतर बहुत सारे अनुच्छेद हैं। 22 के अंतर्गत 22 का 1 है, 22 का 2 है, जो विशेषकर सामान्य गिरफ्तारियों में आपको कुछ प्रोटेक्शन देता है, कुछ उपचार देता है, कुछ संरक्षण देता है, जिन संरक्षणों की बड़ी जरूरत है। वो संरक्षण क्या है? तो सबसे पहले हम ये समझते हैं इसमें कि अनुच्छेद 22 किसको प्राप्त होता है। अनुच्छेद 22 सभी को प्राप्त है। जब सभी की बात होती है तो इसका मतलब है कि ये नागरिक को भी प्राप्त है और ये विदेशी को भी प्राप्त है, अर्थात ये व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो अनुच्छेद 22 नागरिकों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। इसमें है क्या? इसमें गिरफ्तारी से संरक्षण और नजरबंदी या निवारक निरोध विधियों से संरक्षण की सुरक्षा देने की बात की गई है। इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति नजरबंदी में है या कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार है, उस व्यक्ति को क्या क्या संरक्षण मिलेंगे, वो क्या क्या कर सकता है, इसको हमें जानने की जरूरत है। और ये लाइन मैंने आपको बताई है कि 21 जो है वो 22 जो है वो 21 का पूरक है, ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें दंडात्मक निरोध की बात है। जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी स्थिति में आपके पास क्या अधिकार प्राप्त हैं जिससे आप अपना बचाव करते हैं। तो इसके लिए पहला आर्टिकल होता है 22 का 1, 22 का 1, 22 का फर्स्ट। क्या है 22 के फर्स्ट में? 22 के 1 में क्या लिखा गया है? 22 के 1 में लिखा गया है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण जानने एवं विधि व्यवसायी से परामर्श करने का मूल अधिकार होगा। इसका मतलब है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया होगा, वो नागरिक हो अनागरिक हो, मतलब विदेशी हो, उसका पहला अधिकार ये है कि वो कारण जाने, गिरफ्तारी का आधार जाने, गिरफ्तारी का कारण जाने कि उसे क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। और दूसरा कि वो विधि व्यवसायी से, विधि व्यवसायी का मतलब है वकील, विधि व्यवसायी का मतलब है एडवोकेट। एडवोकेट जो विधि का व्यवसाय करता है, जो कानून का व्यवसाय करता है, उसको एडवोकेट या विधि व्यवसायी कहते हैं। और उस विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार है। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसके पास ये फंडामेंटल राइट्स होता है, मूल अधिकार होता है कि पहले तो वो कारण जाने कि हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरा, उसे अपने विधि व्यवसायी से, अपना जरूरी नहीं है, जिसको भी वो रखे वो उसी का हो जाता है, विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार है, एडवोकेट से परामर्श करने का अधिकार है, जिससे उसका बचाव हो सके। और आप दक्षिण भारत की मूवियां देखते भी होंगे, दक्षिण भारत की मूवियों में जैसे किसी को गिरफ्तार कर लिया गया तो ब्रह्मानंद आ जाता है वकील बन के, नहीं, बहुत तेजी से डांटता है किसको? थानेदार को, दरोगा को, हटो, साइड हटो, मुझे अपने मुवक्किल से मिलना है। नहीं, थानेदार रोकता भी तो कहता है जानते नहीं हो मैं वकील हूं, मुझे रोक नहीं सकते। और ये उस आदमी का फंडामेंटल राइट्स है और वकील का भी फंडामेंटल राइट्स है कि हम मिले फिर। तो आप देखते हो कि ऐसे, तो ये इसलिए हो पाता है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है उस व्यक्ति का, वो अपने विधि व्यवसायी से परामर्श करे। तो ये एक बात है
एक ही बात है, ये 22 के 1 में है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को कारण जानने और विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार है, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। 22 के फर्स्ट में है। फिर 22 का 2 है, 22 का 2 है और 22 के 2 में बताया गया है कि जिस भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय अथवा न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है। या यूं कह लें कि जिसे भी गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति का ये मूल अधिकार है, उस व्यक्ति का ये मूल अधिकार है कि उसे 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय अथवा न्यायाधीश के सामने प्रत्यक्ष किया जाए, उपस्थित किया जाए। या यूं कह लें कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को राज्य 24 घंटे से अधिक निरुद्ध नहीं रख सकता बिना न्यायालय की अनुमति के। अगर न्यायालय अनुमति देता है तो पुलिस अपने हिरासत में रख सकती है, अन्यथा 24 घंटे से अधिक पुलिस अपने हिरासत में नहीं रख सकती। न्यायिक हिरासत हो सकता है, न्यायिक हिरासत कितने भी दिन का हो सकता है, लेकिन गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पुलिस हिरासत 24 घंटे होगी। 24 घंटे से ज्यादा अगर पुलिस हिरासत की बात होगी तो उसके लिए न्यायालय की अनुमति चाहिए होगी। तो ये पुलिस हिरासत क्या है, ये न्यायिक हिरासत क्या है और ये 24 घंटे का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको भी हमें समझने की जरूरत है। तो सबसे पहले तो हम हिरासत समझ लेते हैं। पिछली बार यहां से सवाल आया था, हिरासत से पिछली बार सवाल आया था। पिछली बार यूपीएससी में हिरासत से सवाल आया था और उसमें पुलिस हिरासत में होने वाले जो कृत्य हैं व्यक्ति के साथ और न्यायिक हिरासत में जो वो करने का अधिकार है पुलिस का, उसके बारे में बातें पूछी गई थी। हिरासत का मतलब है कि आपको कैद, जो कैद है उसको हिरासत कहते हैं, जो जेल में आपको बंद किया गया है उसको हिरासत कहते हैं। तो दो प्रकार के हिरासत की बातें हम लोगों ने देखी, यहाँ पे दो प्रकार की हिरासत की बातें देखी। एक पुलिस हिरासत होती है, पुलिस हिरासत, और दूसरा होता है यहाँ पे न्यायिक हिरासत। देखिए न्यायिक हिरासत, इसकी बात हम करते हैं। पुलिस हिरासत का मतलब है कि जब पुलिस आपको गिरफ्तार करती है, तो पुलिस अपने पास अपने जो थाना है उसका जो थाना, उस थाने में रखती है। तो ये जब थाने में आप रहते हैं उसको पुलिस हिरासत कहते हैं। और न्यायिक हिरासत की बात होती है कि जब पुलिस आपको न्यायालय के पास ले जाती है और जब न्यायालय की अनुमति से आपको हिरासत में रखने की अनुमति दी जाती है तो उसको हम लोग कहते हैं न्यायिक हिरासत। और इसमें आप जो है कम से कम जो जिला जेल है आप वहां पे रहते हैं। लेकिन एक दूसरी कंडीशन भी बनती है, अगर न्यायपालिका ने आपको पुलिस के हवाले कर दिया, पुलिस रिमांड की मांग करती है ना कि हमें रिमांड पे दिया जाए इनको, तो 3 दिन 4 दिन 5 दिन, तो न्यायपालिका पुलिस को भी दे सकती है आपको, है ना, निश्चित समय के लिए। देखिए निश्चित समय के लिए आपको पुलिस हिरासत में भी भेजा जा सकता है। पुलिस हिरासत में भी भेजा जा सकता है। तो पुलिस हिरासत 2 बार होती है। पहल जब वो गिरफ्तार आपको करती है, गिरफ्तार करने के बाद अपने पास रखती है, वो 24 घंटे वाला कॉन्सेप्ट। तो 24 घंटे की जो पुलिस हिरासत होती है वो तो होती है। उसके बाद पुलिस इस बात की डिमांड करती है न्यायपालिका से कि इनसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचनाएं निकल सकती है जो इस केस के लिए और इस देश के लिए, दोनों के लिए उपयोगी हो सकती है। तो लिहाजा इस व्यक्ति को 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, जो भी डिमांड वो करती है, पुलिस हिरासत में दे दिया जाए। अगर न्यायपालिका उसे पुलिस हिरासत में भेज देती है, मतलब पुलिस को दे देती है, तो वो फिर से पुलिस हिरासत है। और अगर न्यायपालिका ने उसे जेल भेज दिया कि नहीं, पुलिस को नहीं देके बल्कि इसको जिला जेल हम भेज देते हैं, तो ये न्यायिक हिरासत हो जाती है। जब व्यक्ति पुलिस हिरासत में होता है तो बिना अनुमति के पूछताछ जो है वो पुलिस कर सकती है। देखिए कर सकती है, पूछताछ पुलिस कर सकती है बिना अनुमति के, फिर न्यायालय से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है तो पूछताछ करने के लिए न्यायपालिका की अनुमति की आवश्यकता होती है। न्यायपालिका की अनुमति चाहिए होती है। बिना अनुमति के उस व्यक्ति से पूछताछ
नहीं होती है और वो जेल में रहता है, जिला जेल में रहता है, वो पुलिस की सेल में या पुलिस के बैरक में नहीं रहता है, पुलिस हिरासत नहीं होती। तो हिरासत भी दो तरीके की होती है। जब पुलिस हिरासत होती है तो आपके साथ बड़ी शासत होती है, जब न्यायिक हिरासत होती है तो आपके पास बड़े अधिकार होते हैं। यही कारण है कि लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पुलिस हिरासत खत्म हो जाए, क्योंकि पुलिस फिर अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो पूछताछ करने के दौरान बड़ा प्रेम भी करती है पुलिस उस व्यक्ति को जिससे पूछताछ करती है। ठीक है, आप लोगों ने फिल्मों में बहुत देखा होगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो अब वापस चलते हैं अपने इस बात पे कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो जो राज्य जिसने गिरफ्तार किया है उसको इतने बस अधिकार हैं कि वो 24 घंटे के भीतर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करे, या यूं कह लें कि 24 घंटे के बाद पुलिस हिरासत से रिहा होने का अधिकार व्यक्ति रखता है। अगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के समक्ष नहीं ले गई तो पुलिस को उस व्यक्ति को रिहा कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, है ना। ये अधिकार व्यक्ति का है। अब ये अलग बात है कि आपके दिमाग में चल रहा है कि सर वो तो फिल्मों में हमने देखा कि शुक्रवार को शाम को जब कोर्ट बंद हो जाता है तो गिरफ्तार कर लेते हैं, फिर शनिवार कोर्ट नहीं खुलता, संडे कोर्ट नहीं खुलता, तो फिर उसको मंडे ले जाते हैं। तो ये 2 दिन का जो पुलिस हिरासत है इसमें 24 घंटे के मानक का तो उल्लंघन हो गया ना। तो हमने कब कहा कि ये राइट्स जो है आत्यांतिक है, ये राइट्स एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट राइट के अंतर्गत इसको नहीं देख सकते, आत्यांतिक रूप में नहीं देख सकते। विशेष परिस्थितियों में इस घंटे को किया जा सकता है, इस घंटे को बढ़ाया जा सकता है, और वो विशेष परिस्थितियां यही है कि न्यायालय नहीं खुला हुआ है, न्यायाधीश की उपलब्धता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस हिरासत हो सकती है। साथ ही साथ ये जो 24 घंटा है, ये 24 घंटा जो है ये गिरफ्तार करने के समय से ये होता है, इसमें गिरफ्तारी के स्थान से न्यायालय पहुंचने तक का समय शामिल नहीं है। तो इस 24 घंटे से अधिक भी हो सकता है अगर स्थान से लेकर न्यायालय पहुंचने का जो टाइम है वो उस 24 घंटे में इंक्लूड नहीं है। निरुद्ध 24 घंटे आप रह सकते हैं, लेकिन जब उस निरुद्ध स्थान से आपको उठा के कोर्ट की तरफ चलने की प्रक्रिया शुरू हो गई तो आपका जो निवृत्त होना है 24 घंटे का वो पूरा हो गया। अब बीच का जो समय लगेगा वो समय इस 24 आवर के अंतर्गत इंक्लूड नहीं है। ये आपको यहां पर देखना है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत ये आपको देखने की जरूरत है। ठीक है, ये आपको देखने की जरूरत है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कि फिर वो उस निरुद्ध के अंतर्गत नहीं आता है। तो कुल मिला के 2 चीजें आपने देख ली कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया तो उस व्यक्ति को कारण जानने और विधि व्यवसायी से परामर्श करने का अधिकार है, 22 का 1। 22 के 2 में कहा गया गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर नजदीकी न्यायालय अथवा न्यायाधीश के सामने प्रत्यक्ष होने का अधिकार है, सो होने का अधिकार है। अगर ऐसा नहीं होता है तो उस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा, ऐसी गिरफ्तारी अवैध मानी जाएगी। और इसके लिए आर्टिकल 32 में व्यक्ति के पास अधिकार है कि वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की मांग कर सकता है। अब आप कहोगे व्यक्ति तो गिरफ्तार है, तो गिरफ्तार व्यक्ति का कोई भी जानने वाला, कोई रिलेटिव हो, कोई सगा व्यक्ति हो, हितैषी हो, पड़ोसी हो, रिलेटिव हो या मित्र हो, कोई भी व्यक्ति, बस उसको ये बात बतानी है कि अमुक व्यक्ति को इस समय गिरफ्तार किया गया और तब से लेके अब तक 24 घंटे का समय बीत जाने के बावजूद भी उसे अभी तक किसी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं किया गया है। हमें आशंका है कि इसे किसी गलत मामले में पुलिस फंसा सकती है। ये मौलिक अधिकारों का हनन है, लिहाजा इसके अवैध गिरफ्तारी की जांच की जाए और इसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाए। इस तरीके की मांग कोई भी व्यक्ति, जानने वाला जो भी सगा है, वो कर सकता है। यहां तक कोई डाउट है? नहीं डाउट है। 22 में गिरफ्तारी से 2 संरक्षण आपको दिए गए। इन 2 संरक्षणों को आपने देख लिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं और जब इसके आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि इसके आगे बढ़ने पर कुछ संरक्षण जो है, ये दोनों संरक्षण कुछ लोगों को नहीं मिलते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको ये संरक्षण नहीं दिए जाएंगे। वो कौन से लोग हैं जिनको ये संरक्षण नहीं दिया जाएगा, तो उसको देखने की जरूरत है, उसको जानने की जरूरत है कि वो कौन से लोग हैं जिनको 22 का 1, 22 के 2 का संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। तो इसके लिए हमें 22 का 3 देखना पड़ेगा, इसके लिए 22 का 3rd देखना पड़ेगा, 22 का 3। तो आइए देख लेते हैं 22 के 3 में क्या है। 22 के 3 में क्या है? 22 के 3 में लिखा है
कि उपरोक्त उपचार देखिए 22 के 3 में लिखा है, उपरोक्त उपचार निम्न को प्राप्त नहीं होंगे, निम्न को प्राप्त नहीं होंगे, प्राप्त नहीं होंगे, निम्न को प्राप्त नहीं होंगे। अब किसको प्राप्त नहीं होंगे ये देखने की जरूरत होगी। तो इसके अंतर्गत ए है, ए पहला किसको नहीं प्राप्त होगा, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको 22-3 का ए पढ़ेंगे, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, 22-3 का ए पढ़ेंगे, 22-3 का ए पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए 22-3 का ए पढ़ेंगे, 22-3 का ए पढ़ेंगे। क्या 22-3 के ए में लिखा गया है, 22-3 के ए में लिखा गया है, देखिए 22-3 के ए में लिखा गया है कि जो तत्समय घोषित शत्रुदेशीय नागरिक हो, जो तत्समय घोषित शत्रु देशी नागरिक हो, दुश्मन देश का नागरिक हो, उस समय घोषित शत्रु देशी नागरिक हो, दुश्मन देश का नागरिक हो, ऐसे को शत्रु देशी अगर नागरिक है तो ऐसे को उपरोक्त उपचार नहीं मिलेंगे। कौन से वाले नहीं मिलेंगे उपरोक्त उपचार, ऊपर 2 उपचार बताए गए थे। ऐसे व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है जो दुश्मन देश का नागरिक है तो न तो वो कारण जान पाएगा, ना ही वकील रख पाएगा, और ना ही 24 घंटे के भीतर उसे न्यायालय के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है, ठीक है। इसी तरीके से बी भी है, 22-3 का बी भी देख लें, बी भी यहां पर है। इसमें क्या लिखा गया है, इसके अंतर्गत बताया गया है कि जिसे निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा, निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत निरुद्ध किया जाएगा, या साफ साफ लिख दें गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है। गिरफ्तार किया जाएगा मतलब जिसे निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत गिरफ्तार किया जाएगा उसे भी वो ऊपर वाले उपचार नहीं मिलेंगे, और जो तत्समय उस समय घोषित शत्रु देशी नागरिक होगा उसे भी उपरोक्त उपचार नहीं मिलेंगे। ऊपर वाले उपचार जो हैं उसे भी नहीं मिलेंगे जो निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत गिरफ्तार हुआ है, और जो घोषित शत्रु देशी नागरिक है इनको। इस बार यही सवाल पूछा गया था कि किसी भी व्यक्ति को राज्य संरक्षण ये उपरोक्त उपचार देने से छूट प्रदान कर सकता है यदि वो शत्रुदेशी नागरिक हो या वो डिटेंशन लॉ में गिरफ्तार होता है। दोनों बातें सही हैं कि अगर उसे रासुका, पोटा, फेरा, फेमा, टाडा, यूपी कोका, मकोका जैसे कानूनों के भीतर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे ना तो कारण बताया जाएगा, ना ही उसे वकील दिया जाएगा, और ना ही उसे 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय या न्यायाधीश के सामने उपस्थित करने की बात होगी। उसे यह अधिकार नहीं मिलेगा, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है सर, शत्रुदेशी नागरिक में घोषित शब्द पे भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। घोषित शत्रुदेशी नागरिक ऐसा नहीं है जो प्राचीन काल से हमारा दुश्मन है वो आज भी हमारा दुश्मन होगा। दुश्मन कब दोस्त बन जाए कोई भरोसा नहीं, और दोस्त कब दुश्मन हो जाए कोई भरोसा नहीं, और विशेषकर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में तो सब कुछ राष्ट्रीय हित से चलता है। जिस दिन राष्ट्रीय हित में बदलाव हुआ उस दिन दोस्ती और दुश्मनी में भी बदलाव हो जाएगा, और दोस्त दुश्मन बन सकता है और दुश्मन दोस्त बन सकता है। इसलिए तत्समय उस समय घोषित जो शत्रु होगा उस देश के नागरिक को यह प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि विदेशियों को प्राप्त नहीं होगा, विदेशियों को उपरोक्त दोनों संरक्षण प्राप्त होंगे। बस उसमें ध्यान रखना है, अपवाद यह है कि जो घोषित शत्रु देशी नागरिक होगा उसको यह प्राप्त नहीं होगा, बाकी सभी को यह प्राप्त होगा। तो यह आपको ध्यान रखना है। और दूसरा है कि जो डिटेंशन लॉ में जो निवारक निरोध विधियों में गिरफ्तार किया है उसको नहीं। तो यह निवारक निरोध विधियां काम कैसे करती हैं इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि डिटेंशन लॉ काम कैसे करता है। तो आइए समझते हैं कि डिटेंशन लॉ काम कैसे करता है। देखो, डिटेंशन लॉ जब भी किसी के ऊपर लगाया जाएगा तो उसके लिए आप जानते हैं कि अपराध की प्रकृति जो है वो गंभीर होनी चाहिए, है ना। अपराध की प्रकृति जो है वो गंभीर होनी चाहिए। अपराध की प्रकृति गंभीर होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए।
है ना। और सामान्य रूप से आप समझो कि सामान्य रूप से ये कानून किसी के ऊपर फोर्स नहीं किए जा सकते, लागू नहीं किए जा सकते। इसे लागू करने के लिए निवारक निरोध विधियां निवारक निरोध विधियां जिले के डीएम के अनुमति से ही लगाए जा सकते हैं, लगाए जा सकते हैं। ठीक है ना। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा, जो डीएम होगा, उसकी अनुमति से ही किसी के ऊपर ऐसे जो डिटेंशन लॉ है, निवारक निरोध विधियां हैं, वो लगाई जाएंगी। ध्यान रखिएगा, बिना डीएम के इसको लागू नहीं किया जा सकता, बिना डीएम की अनुमति के इसे लागू नहीं किया जा सकता। तो किसी को अगर निवारक निरोध विधियों के अंतर्गत गिरफ्तार करना है तो ध्यान रखना पड़ेगा कि निवारक निरोध विधियों की गिरफ्तारी के लिए डीएम की अनुमति होनी चाहिए। जब किसी भी व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया जाएगा तो उस व्यक्ति को उपचार नहीं मिलेंगे, है ना। क्या लिख लेंगे यहाँ पे, गिरफ्तार व्यक्ति को कारण जानने विधि व्यवसायी से परामर्श करने, ध्यान रखिए, विधि व्यवसायी से परामर्श करने एवं 24 घंटे के भीतर न्यायालय में उपस्थिति संबंधी उपचार प्राप्त नहीं होंगे। ध्यान रखिए, प्राप्त नहीं होंगे। अगर डिटेंशन लॉ में गिरफ्तार किया गया तो ये सारी चीजें उसे प्राप्त नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त और क्या होगा, जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो वो कब तक रखा जाएगा, इसके लिए एक समिति, देखिए, गिरफ्तारी के संबंध में एक समिति का गठन, गिरफ्तारी के संबंध में एक समिति कैसी समिति होगी, न्यायिक समिति होगी। एक न्यायिक समिति का गठन किया जाएगा। एक न्यायिक समिति का गठन किया जाएगा। इसमें हाई कोर्ट से एक न्यायाधीश होगा, एक निचली अदालत से होगा और एक विधि का जानकार होगा। ये तीन ऐसे लोग होंगे जिनसे मिलकर एक कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी तय करेगी कि वास्तव में जो गिरफ्तारी हुई है डिटेंशन लॉ में वो वैध है, मतलब उस गिरफ्तारी के अलावा, डिटेंशन लॉ लगाने के अलावा इस प्रकार के या उस प्रकार के अपराध को रोकने का कोई दूसरा तरीका नहीं था। ये प्रूफ करना होगा। और जब ये कमेटी होगी तो इसके सामने जो दूसरा पक्षकार होगा वो डीएम होगा। डीएम को ये बताना होगा कि सर, इतनी गंभीर प्रकृति की अपराध थी जो सामान्य कानूनों से रोकना कठिन था। अगर हम इस पे डिटेंशन लॉ नहीं लगाते तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर अभी तक बहुत ज्यादा खराब हो चुका होता। इसलिए इस व्यक्ति के ऊपर डिटेंशन लॉ लगाया जाना अनिवार्य था। ऐसा पक्षकार डीएम को क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अक्सर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है कई बार जो राजनीतिक तटस्थता है उससे इतर होके तात्कालिक जो सरकार हैं, जो तात्कालिक मंत्री हैं या जो तात्कालिक वहां के प्रभावीशील व्यक्ति पक्ष के, सत्ता पक्ष के हैं, तो कभी कभी सत्ता पक्ष के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए
ऐसे क्रियाकलापों को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जाता है। तो बहुत बार राजनीतिक पक्षपातपूर्ण गिरफ्तारियां डिटेंशन लॉ में होती है। अक्सर ऐसी गिरफ्तारियां डिटेंशन लॉ में हमें देखने को मिलती है। यही कारण है कि ये जो कमेटी है, ये कमेटी ये जानने का प्रयास करती है डीएम से कि डीएम ने इस कार्रवाई को निष्पक्ष रूप से किया है अथवा नहीं। कहीं डीएम की इस कार्रवाई में कोई पक्षपातपूर्ण व्यवहार तो नहीं है, कोई राजनीतिक पक्षपात तो नहीं है, कहीं इस व्यक्ति को प्रताड़ना तो नहीं है राजनीतिक रूप से। इसलिए डीएम को ये प्रूफ करना होता है, ये प्रमाणित करना होता है, डीएम को ये अपने को बताना होता है कि ये कार्रवाई पूरी तरीके से निष्पक्ष है और मेरे पास इसके अतिरिक्त लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने के लिए कोई दूसरा तरीका नहीं था, इसलिए ये लगाया गया। साथ ही साथ आगे भी इसे कितने दिन तक रखा जाए ये भी डीएम कमेटी को रिकमेंड करता है कि अगर इन्हें तत्काल में रिहा किया गया या छोड़ा गया तो आगे भी इस तरीके के लॉ एंड ऑर्डर की समस्याएं खराब होने की बन सकती हैं। लिहाजा इन सारी चीज़ों के बाद ये जो कमेटी है, ये जो समिति है, ये समिति इस बात को तय करती है कि उस व्यक्ति को और कितने देर गिरफ्तार रखा जाए। ठीक है ना। तत्पश्चात समिति के निर्देशानुसार देखिए तत्पश्चात समिति के निर्देशानुसार व्यक्ति को निरुद्ध रखा जाता है। निरुद्ध मतलब गिरफ्तार, रखा जाता है। अब समिति तय करेगी कि उस व्यक्ति को और कितने दिन गिरफ्तार रखना है या छोड़ देना है, उसके मामले को कोर्ट में भेज देना है या और ज़्यादा दिन गिरफ्तार रखना है, अब समिति तय करेगी। तो अब ये गिरफ्तारी, ये जो नज़रबंदी है, ये बहुत ज़्यादा भी हो सकती है, 3 महीना, 5 महीना, 6 महीना हो सकता है, 8 महीना, 1 साल हो सकता है, जब तक कि ये सिद्ध न हो कि अब इस व्यक्ति से किसी इस प्रकार के लॉ एंड ऑर्डर के खराब करने के खतरे नहीं हैं। तो यहाँ पर एक बात और आपको नोट कर लेनी चाहिए, जो महत्वपूर्ण बात है कि इन सभी प्रक्रियाओं को 3 माह के भीतर पूरा हो जाना चाहिए। इन सभी प्रक्रियाओं को 3 माह के भीतर, तो आप लिख सकते हैं सभी प्रक्रियाओं को 3 माह के भीतर पूरा कर लिया जाना चाहिए। अर्थात निवारक निरोध विधियों में किसी को बिना न्यायपालिकीय अनुमति के अधिकतम 3 माह तक गिरफ्तार या नजरबंद रखा जा सकता है। गिरफ्तार या नजरबंद रखा जा सकता है। ठीक है, अब मुझे लगता है सारी बातें आपको समझ में आ गई है। यहाँ पे आपने अंडरलाइन कर लिया है कि समिति के निर्देशानुसार व्यक्ति निरुद्ध रहेगा। ये सारी प्रक्रियाएं 3 माह के भीतर पूरी कर ली जानी चाहिए, अर्थात बिना न्यायपालिकी अनुमति के अधिकतम 3 माह तक किसी को नज़रबंद रखा जा सकता है, गिरफ्तार रखा जा सकता है। ये वाला भी प्रश्न पूछा गया है कि किसी को डिटेंशन लॉ में किसी को नज़रबंद के रूप में निरोध कितने दिन तक रखा जा सकता है, अधिकतम बिना न्यायपालिकी अनुमति के 3 माह। तो इस तरीके से किसी भी व्यक्ति को 3 माह तक गिरफ्तार रखा जा सकता है, या फिर इससे ज़्यादा तो वो कमेटी जो अनुमति करेगी वो होगा, अन्यथा उसे छोड़ दिया जाएगा, अन्यथा उसे छोड़ के न्यायपालिका को ये सौंप दिया जाएगा। तो इस तरीके के काम है। तो आर्टिकल 22 के बारे में मुझे लगता है कि संपूर्ण जानकारी आपने ले ली है। अनुच्छेद 22 के बारे में जो कुछ भी आपको जानना था वो सब आपने जान लिया है। तो अब अगर इसको आप रिपीट करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो निवारक निरोध विधियां हैं वो आपके लिए उपयोगी हैं।
22 के 1 में कारण जानने तथा साथ ही विधि व्यवसायी से परामर्श करने, और 2 में लिखा गया था 22 के 2 में कि 24 घंटे के भीतर नजदीकी न्यायालय अथवा न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित किया जाएगा। अब ध्यान रखिए, अगर आपको न्यायिक हिरासत में भेजा गया तो वो न्यायिक हिरासत कितना भी लंबा हो सकता है। पुलिस हिरासत में बहुत निश्चित समय के लिए आपको दिया जाता है, या फिर सामान्यतः सामान्य मामलों में पुलिस हिरासत नहीं दिया जाता। जब कोई गंभीर प्रकार का अपराध होता है, ऐसे अपराध में जनरली जो हमारी न्यायपालिका है वो पुलिस हिरासत देती है। पुलिस हिरासत में क्या होगा, न्यायिक हिरासत में क्या होगा, ये भी आपको आइडिया लग चुका है। साथ ही साथ किसको नहीं मिलेंगे, जो दुश्मन देश का नागरिक होगा और जिन्हें डिटेंशन लॉ में गिरफ्तार किया जाएगा। डिटेंशन लॉ क्या होता है, कैसे काम करता है, कौन बनाता है, कौन हटाता है और क्यों होता है, ये सारी बातें आपने जान लिया। तो अब अगर आपसे मान लीजिए कि यहाँ से मुख्य परीक्षा के भी सवाल पूछे गए, अगर आपको यहाँ पे मुख्य परीक्षा के भी सवाल पूछे गए कि कैसे अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है, कैसे अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 21 का पूरक है, टिप्पणी कीजिए। अगर ये मुख्य परीक्षा का सवाल आपको दिया जाए तो हमें लगता है कि आप लिख पाएंगे। ऐसे एक दूसरा सवाल अगर मुख्य परीक्षा का आपको दे दिया जाए, दूसरा सवाल मुख्य परीक्षा को आपको दे दिया जाए कि अनुच्छेद 22 वास्तविक अर्थों में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा से संबंधित है। व्याख्या कीजिए। तो हमें लगता है कि आपका मानसिक स्तर इस स्तर पे पहुंच चुका है कि आप इस तरीके के मुख्य परीक्षा के भी उत्तर दे सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा से पूछे जाने वाले उत्तर तो आप दे ही लेंगे, साथ ही साथ अगर इस तरीके के विश्लेषणात्मक, तुलनात्मक और इंटरलिंक करके अंतर अनुशासनात्मक अगर प्रश्न आपसे मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाएंगे तो मुझे ऐसा विश्वास है कि आप ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम हैं। तो इसी तरीके से गुणात्मक कक्षाओं को पढ़ने के लिए, महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जानने के लिए, उससे प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा में भी जो कुछ आ सकता है उसे पूरा करने के लिए आप इस कक्षा के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है और क्लास को देख रहे हैं तो क्लास को लाइक कर दीजिए, है ना, क्लास को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना ये थी कि 5 जुलाई तक अगर आपने एडमिशन लिया तो आपको ये एक बुक कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। 10 जुलाई से एडमिशन जो है वो बैच शुरू हो रहा है। 10 जुलाई से लिमिटेड सीट्स हैं, इसलिए फटाफट एडमिशन ले लीजिए। 29,999 AP लाइव कोड का इस्तेमाल करिए और किसी के कहने में मत आइए कि दूसरा कोड लगाएंगे, AP कोड का इस्तेमाल करिए। मेरे साथ जुड़िए और मैं आपके साथ आपके समस्याओं पे हमेशा रिप्लाई देता हूँ, काम करता हूँ। इसके लिए अगर आप जुड़ना चाहते हैं कि सर एडमिशन लेना है लेकिन बात करनी है या कुछ और है एडमिशन प्रोसेस पे या कुछ डाउट है, तो इसके लिए आप इंस्टाग्राम स्कैन करके जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम आप स्कैन करके जुड़ सकते हैं। जुड़ जाइए और जुड़ने के बाद आप रीच आउट करिए। जो समस्या है उसके समाधान के साथ आपको इस बैच के साथ आप जुड़िए और व्यक्तिगत मार्गदर्शन की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अपनी एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।